ओके। गुड मॉर्निंग एवरीवन। पेन देने पेन देने लास्ट क्या कर रहे थे? ऑनलाइन वाले जितने भी बैठे हैं, आप लोग ने या फिर रिकॉर्डिंग बाद में सुन रहे हैं, आप लोग क्लास बाद में देख रहे हो, आप लोग को मैंने क्वेश्चंस दिए थे। आपने, आशा करता हूँ कि क्वेश्चंस कर लिए होंगे। और इस क्वेश्चन को किसी न किसी माध्यम से, जिस माध्यम से आपको अच्छा लगे उस माध्यम से मेरे तक पहुंचाइए। और करना जरूरी है, याद रखना। ठीक है, चाहे जैसा भी हो, लिखना जरूरी है। ठीक है, एक दिन में परफेक्ट आंसर नहीं लिखोगे आप। एक ही क्वेश्चन को जब 10-10 बार लिखोगे, तभी वो क्या होगा, तभी परफेक्ट होगा, वरना नहीं होता है वो, ऐसे परफेक्ट नहीं होगा। आप सोचो कि लास्ट एग्जाम के दिन लिखूंगा, तो फिर उस दिन तो फिर कुछ भी नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, तो चलो अब महीपति शाह कल कर रहे थे हम। क्या कर रहे थे? महीपति शाह। इसके बाद हम महीपति शाह के बाद अब पृथ्वीपति शाह करते हैं। क्या करते हैं? पृथ्वीपति शाह। पृथ्वीपति शाह के बारे में मैंने आपको क्या बताया था? मैंने बोला महीपति शाह के बाद अगर कोई राजगद्दी पे बैठता है तो कौन बैठता? वो पृथ्वीपति शाह। पृथ्वीपति शाह जो है वो अल्पवयस्क था या अवयस्क था। मात्र 7 वर्ष की उम्र में क्या है, राज सिंहासन गद्दी पे बैठ जाता है। इसके बाद इसकी माता, माता का नाम था रानी कर्णावती। कर्णावती के द्वारा इसको संरक्षित किया जाता है, यानी इसका राज्य काज जो है कर्णावती के द्वारा संभाला जाता है। ठीक है, इससे पहले मैं आपको था महीपति शाह और कौन, पृथ्वीपति शाह। महीपति शाह, ये महीपति शाह अभी तक मुगलों के अधीन नहीं आए थे। किसके अधीन नहीं आए थे? मुगलों के अधीन नहीं आए थे। अब मुगलों के दिन है, इसी के समय क्या है, पृथ्वीपति शाह के संदर्भ में एक कहानी आती। कहानी क्या मतलब, एक बात आती है कि जब पृथ्वीपति शाह का राज्याभिषेक हो रहा था, क्या हो रहा था, राजाभिषेक हो रहा था। तो उस राज्याभिषेक में हुआ क्या कि उस समय तत्कालीन जो शासक था 1640 के आसपास का बैठ, क्या डेट क्या लिखा है मैंने पृथ्वीपति? 1640 ना। पृथ्वीपति शाह क्या लिखा है? 1640 से लेकर 1664। तो ऑब्वियसली शासनकाल किसका है? शाहजहाँ का। ठीक है, शाहजहां का क्या है ये यहाँ पर? ठीक है, शासनकाल है। शाहजहां का शासनकाल है, तो जैसे इसका राज्याभिषेक हो रहा था, तो राज्याभिषेक के समय क्या है कि जो सम्मान मिलना चाहिए था किसको, मतलब कि राज्याभिषेक में बुलाया तो नहीं था, लेकिन क्या है कि मुगल दरबार ने, मुगल शासक ने एक आदमी भेजा अपने अपने प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर राज्याभिषेक में। तो इनको सम्मान नहीं मिला। सम्मान नहीं मिलने के बाद फिर शाहजहां ने क्या किया, शाहजहां ने अपनी सेना भेजी। और सेना भेजने के बाद गढ़वाल पर आक्रमण किया। गढ़वाल पर आक्रमण करने के बाद गढ़वाल का जो क्षेत्र है, कौन सा, दून वाला क्षेत्र है, कौन सा, दून वाला क्षेत्र है, उस दून के क्षेत्र पे क्या है, कैप्चर कर लिया। आगे भी बढ़ना चाहते हैं, लेकिन बरसात आ गई, और बरसात आने पे क्या है, उनको वापस जाना पड़ा। आगे नहीं बढ़ पाए। और इसी का लाभ उठाया किसने, रानी कर्णावती ने। और जो मुगल सेना थी उनके नाक और कान काट दिए गए। ठीक है, इसलिए इसको कनकटी या नाककटी रानी के रूप में भी जाना जाता है। रानी कर्णावती संरक्षक थी किसी, पृथ्वीपति शाह। इन्हीं रानी कर्णावती ने कर्णपुर नामक जगह की, गांव की स्थापना की, जहां आप बैठे हो। ठीक है, इसी गांव की स्थापना किसने, रानी कर्णावती के द्वारा की गई। इसी के समय जो देहरादून है, ठीक है, देहरादून की जो राजधानी थी, कौन सी, नवादा। नवादा इस तरफ है ना, रायपुर की तरफ है, ऋषिकेश रोड पे। हाँ, तो नवादा इस समय क्या थी, यहाँ की राजधानी थी। मैं आपको पहले बताया था, जैसे गढ़वाल के लिए, या सर जैसे चंदो के लिए 84 माल या तराई भाबर का महत्व था, उसी प्रकार गढ़वाल के लिए, तो पवार राजाओं के लिए किसका योगदान, महत्व था? हाँ, देहरादून का। क्योंकि देहरादून जमीन कैसी है, प्लेन है, लगभग प्लेन ही है। ठीक है, हिल्स में तो आता नहीं। और देहरादून जो जगह है प्लेन है, तो यहीं पर क्या है, जो खाद्यान्न है उसके लिए महत्वपूर्ण होगा। और राज्य की जो राजस्व स्रोत है, आय के स्रोत है, वो यहीं पर से आएंगे। पृथ्वीपति शाह के बारे में एक और मैंने आपको बताया था कि जब पृथ्वीपति शाह क्या था, कि पृथ्वीपति शाह जब बाज बहादुर, इसके समकक्ष में कौन थे, बाज बहादुर चंद थे। बाज बहादुर चंद जब कहाँ जा रहे थे, इधर क्या बोलते हैं उसको, जब ऊपर छोटा तिब्बत, या है, हूणों को दबाने के लिए गए थे, या तिब्बत में लड़ने गए थे, तो उस समय क्या है, गढ़वाल में किसने, पृथ्वीपति शाह ने क्या कर दिया, कुमाऊं पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया, कुमाऊं पर आक्रमण कर दिया, और बाजा ही बजा दिया। ठीक है, और वापस आया कौन, बाजा, यानी बाज बहादुर चंद क्या है, वापस आया। जब वापस आया तो बहुत क्रोधित हुआ। और क्रोधित होने के बाद फिर क्या है,
उसने दोबारा मुगल सेना के माध्यम से या सहायता से किस पे आक्रमण कर दिया? पृथ्वीपति शाह पे। फिर पृथ्वीपति शाह यानी उन्होंने श्रीनगर को रौंदा, और रौंदने के बाद फिर वापस आए वो। ठीक है, इसके अलावा पृथ्वीपति शाह ने मतलब कि विस्तार करने का प्रयास किया। एक स्वतंत्र राज्य के रूप में, स्वतंत्र राजा के रूप में इन्होंने क्या किया? अपना प्रशासन चलाने का प्रयास भी किया था। किसने? पृथ्वीपति शाह ने। ठीक है, तो ये पृथ्वीपति शाह के बारे में है। इसके अलावा पृथ्वीपति शाह के वही दारा शिकोह के बारे में बताया था मैंने। दारा शिकोह, जो दारा शिकोह का पुत्र कौन? सुलेमान शिकोह। सुलेमान शिकोह कहाँ आया? कुमाऊं आया। तो कुमाऊं आया तो उसके बाद फिर बाज बहादुर चंद की स्थिति ऐसे होगी, सांप और छछूंदर के जैसी स्थिति होगी। किसके? सांप और छछूंदर जैसी स्थिति होगी। ना तो निगल सकते हैं ना उगल सकते हैं। करे तो करे क्या, मतलब समझ रहे हो? कि ना तो इसको रख सकते हैं और ना ही निकाल सकते हैं। ठीक है, तो फिर उसने क्या दिया? दो चार रोटियां दी, बोले ले रास्ते का खाना, और कुछ पैसे दे दिए, धन दिया। बोला वो सामने पश्चिम की तरफ जा, तेरे को वहां पर क्या है, एक राज्य मिलेगा, वो तेरा संरक्षण करेंगे। तो गया और पृथ्वीपति शाह के पास आया। अब जैसे ही पृथ्वीपति शाह के पास आया, उसका पुत्र मेहदी शाह ने कहा कि पिताजी क्या कर रहे हो बेवकूफी, छोड़ दो, जाने दो। बोला नहीं, प्राण जाए किंतु वचन न जाए। जो अतिथि का आया है किसके लिए, उसको संरक्षण देना आवश्यक है। तो फिर पृथ्वीपति शाह ने औरंगजेब से लोहा लिया। और जब औरंगजेब से लोहा लिया तो उसके बाद उसका जो पुत्र था मेहदी शाह, उसने फिर धोखे से, षड्यंत्र से सुलेमान शिकोह को क्या है, औरंगजेब के पास वापस भेज जाता था। ये मैंने आपको बताया था बेसिकली। ठीक है, जब मैंने आपको ये इस समय बाज बहादुर के बारे में बताया था, तो वही क्या है, मैं आपको क्या करा रहा हूँ, कंपेयर करा रहा हूँ। ठीक है, और बार बार बीच में जब मैंने चंद राजा पढ़ा रहा था मैं, तो समय मैंने आपको बताया था कि अब चंद राजाओं ने मुगलों के साथ मिलकर क्या किया, गढ़वाल पर आक्रमण किया। चंद राजाओं ने क्या किया, गढ़वाल के साथ मिलकर मुगलों पर आक्रमण किया। सॉरी, चंद राजाओं ने मुगलों के साथ मिलकर गढ़वाल पर आक्रमण किया। ठीक है, तो अब लिखो जरा इसमें, पृथ्वीपति शाह में, पृथ्वीपति शाह में महीपति शाह की मृत्यु के पश्चात, महीपति शाह की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र, उसका पुत्र पृथ्वीपति शाह, उसका पुत्र पृथ्वीपति शाह, उसका पुत्र पृथ्वीपति शाह उत्तराधिकारी बना, उत्तराधिकारी बना। फुल स्टॉप। उत्तराधिकारी बना, फुल स्टॉप, उसी के साथ। राजाभिषेक, राजाभिषेक के समय, राजाभिषेक के समय वह अल्पवयस्क था। राजाभिषेक के समय वह अल्पवयस्क था। था उसका संरक्षण, तथा उसका संरक्षण रानी करुणावती द्वारा किया गया। महीपति शाह की पत्नी थी, मैंने कल लिखवाया था। ठीक है, रानी कर्णावती द्वारा किया गया, रानी कर्णावती द्वारा किया गया। हम्म। ठीक है, अगला, पृथ्वीपति शाह के बारे में जानकारी, पृथ्वीपति शाह के बारे में जानकारी। पृथ्वीपति शाह के बारे में जानकारी, शाह के बारे में जानकारी। गढ़ राजवंश काव्य, गढ़ राजवंश काव्य, ये ग्रंथ है। ठीक है, ब्रैकेट में ग्रंथ, जानकारी। ठीक है, गढ़ राजवंश काव्य, गढ़ राजवंश काव्य ब्रैकेट में ग्रंथ है ये। जहांगीरनामा, शाहजहांनामा। ठीक है, जहांगीरनामा, शाहजहांनामा। ठीक है, मासिर अल उमरा, मासिर अल उमरा, मासिर अल 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 उमरा, अल उमरा से प्राप्त होता है, से प्राप्त होता है। से प्राप्त होता है। फुल स्टॉप। पृथ्वीपति शाह के अगर फुल स्टॉप के पैराग्राफ चेंज करके सब हेडिंग डालो। पृथ्वीपति शाह के समय महत्वपूर्ण घटनाएं, पृथ्वीपति शाह के समय महत्वपूर्ण घटनाएं। ठीक है, इसमें लिखो।
1600, 1640 के आसपास, 1640 के आसपास, 1640 के आसपास, 1640 के आसपास मुगल सेना के मनसबदार, मुगल सेना के मनसबदार नवाजत खान ने, मुगल सेना के मनसबदार नवाजत खान ने परमार राज्य पर आक्रमण किया। नवाजत खान ने प्रमाण परमार राज्य पर आक्रमण किया, जिसकी सहायता, ठीक है, जिसकी सहायता सिरमौर के राज्य ने की, सिरमौर के मुगलों की सहायता करेंगे, मुगलों की सहायता करेंगे, हाँ। ठीक है। अब देखो यहाँ पर, जब मुगल जब आक्रमण कर रहे हैं तो फिर अपने आसपास के लोगों को क्या करेंगे, बोले आओ भाई अटैक करते हैं, किस पे, इन पे करते हैं। क्योंकि मुगल कैसे थे, बेसिकली कहाँ रहते थे, प्लेन्स में रहते थे। इनके पास पहाड़ में रहने का कोई ऐसा वो था नहीं, मतलब पहाड़ में शासन चलाने का या फिर पहाड़ चढ़ने का इनके पास एक्सपीरियंस नहीं था। और पहाड़ पे चढ़ने का एक्सपीरियंस पूर्व के जो शासक थे दिल्ली सल्तनत, उनके पास भी नहीं था। एक आदमी ने सेना बनाई थी, ठीक है, खुरासान अभियान के लिए, जाटों की सेना बनाई थी। लेकिन क्या है, खुरासान अभियान तो नहीं कर पाए, लेकिन क्या है, उन्होंने बोला कि जब सेना बनाई दी है, अग्रिम वेतन दे ही दिया है, तो इनसे क्या क्या कराया जाए, काम कराया जाए। तो उनने भेज दिया कहाँ, कुमाऊं पर आक्रमण, कुमाऊं पे बेसिकली हूणों से निपटने के लिए, आक्रमण करने के लिए भेज दिया। तो कुमाऊं के रास्ते भेजे और फंस गए कहाँ, जो जाट थे वो चढ़ नहीं पाए, जाटों की सेना बनाई, वो चढ़ नहीं पाए कहाँ, पहाड़ चढ़ नहीं पाए। और जब पहाड़ चढ़ नहीं पाए तो अंततः क्या होना है, समाप्त, खत्म हो गए। ठीक है, तो गए होंगे शायद 1 लाख के आसपास, मात्र 1,000 भी वापस नहीं आए। ठीक है, और कुछ तो भाग गए होंगे, बोले अरे जाएंगे तो सरकार नाराज होंगे, शाबाशी की जगह गालियां देंगे। ठीक है, तो लिख लो आगे। ठीक है, पहाड़ चढ़ना आसान है, आप लोगों को पता है आसान है, लेकिन जो बाहर के लोग हैं उनको पता नहीं। आपको तो पता ही होगा उतरना कैसे है, चढ़ना कैसे है, आना कैसे है, सब पता है, बचपन से वहीं रहे हैं। लेकिन जो नए नए हैं उनको पता ही नहीं। नीचे आते समय क्या है, ब्रेक नहीं लग रहे। ठीक है, तो ब्रेक कैसे लगाना है, यही पता होना चाहिए। ठीक है, तो तब चलो लिखा, कहाँ तक लिखा आपने, हाँ, जिसकी सहायता सिरमौर के राजा ने की, ठीक है, मुगलों की सहायता, हाँ। ठीक है, तो फुल स्टॉप, अगला पॉइंट लिख लो, अगला। पृथ्वीपति शाह ने, पृथ्वीपति शाह ने, पृथ्वीपति शाह ने कुमाऊं पर आक्रमण किया, कुमाऊं पर आक्रमण किया, जब जब कुमाऊं का शासक बाज बहादुर चंद, जब कुमाऊं का शासक बाज बहादुर चंद तिब्बत अभियान पर था, तिब्बत अभियान पर था। बाकी मेरे को बताने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, क्यों बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने सारा बता रखा है आपको, आप देखते रहना पीछे की तरफ। ठीक है, अगला लिखो। लास्ट वाला रिपीट कर दीजिए एक बार। क्या बताया तुमने, कुमाऊं का आक्रमण किया जब कुमाऊं का शासक कौन था, बाज बहादुर चंद था, वो किसके अभियान पे था, तिब्बत अभियान पे था। ठीक है, अगला पॉइंट लिखना है एक बार। पृथ्वीपति शाह के समय, पृथ्वीपति शाह के समय दारा सिकों का पुत्र, पृथ्वीपति शाह के समय दारा सिकों का पुत्र सुलेमान शिको, दारा शिको का पुत्र सुलेमान शिको, दारा शिको का पुत्र सुलेमान शिको कहाँ थे। ठीक है, दारा शिको का पुत्र सुलेमान शिको गढ़वाल में संरक्षण हेतु आया। कुआं में तो आया आया, वो कुआं में लिखवा दिया मैंने आपको, गढ़वाल में संरक्षण हेतु आया। तथा तथा पृथ्वीपति शाह ने संरक्षण दिया।
पृथ्वीपति शाह ने संरक्षण दिया। बाकी कहानी आपको पता ही है कि भाई मेदिनी शाह ने इसका क्या किया, विरोध किया, ये सब किया। ठीक है। अगला। ठीक है, मुगल बादशाह, या ये पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं, अगला पॉइंट लिख लो आप। अगला पॉइंट लिखो। पृथ्वीपति शाह ने देहरादून में पृथ्वीपुर नामक शहर बसाया। पृथ्वीपति शाह ने देहरादून में पृथ्वीपुर नामक शहर बसाया। पृथ्वीपुर नामक शहर बसाया। साथ ही साथ ही इन्हीं के शासनकाल में साथ ही इन्हीं के शासनकाल में रानी कर्णावती द्वारा रानी कर्णावती द्वारा, ये लिखा है तो नहीं ना मैंने? साथ ही इन्हीं के शासनकाल में रानी कर्णावती द्वारा देहरादून में करणपुर नामक ग्राम की स्थापना की। करमपुर करणपुर नामक ग्राम की स्थापना की। ठीक है, कहीं लिख दो ब्रैकेट में, ये नोट में। देहरादून की राजधानी नवादा, ये कहीं पूछा गया था क्वेश्चंस। ठीक है, कुछ ऐसा पूछा है, देहरादून की राजधानी क्या है, नवादा वगैरह है, लिख लो। ठीक है। नवादा। नवादा, हाँ। नवादा। और ये मैंने बताया था, देहरादून की महत्ता कितनी थी। देहरादून की वही महत्ता थी जो क्या है, किसके, जैसे 84 माल, या कह सकते हैं हम, किसकी, तराई भाबर का महत्व था, क्योंकि सारा राजस्व क्या है, यहीं से आता था। ठीक है, यहाँ तक हो गया। इसके बाद फिर अगला कौन सा है? अगला कौन सा शासक था? मेदनी शाह लिखो। ठीक है, मेदनी शाह। फतेह शाह लिखा था, मेदनी शाह लिखा था? फतेह शाह। हाँ, तो एक ऐसे लिख लो। ऐसे लिखो, एक नोट पे लिख लो। नोट पे लिखो। नोट पे लिखो। पृथ्वीपति शाह की मृत्यु के उपरांत पृथ्वीपति शाह की मृत्यु के उपरांत उसका पुत्र उसका पुत्र मेदनी शाह गद्दी पे बैठता है। मेदनी शाह गद्दी पे बैठता है। ठीक है। मेदनी शाह क्या करता है, पृथ्वीपति शाह के क्या कुछ सोर्सों के अनुसार मेदनी शाह क्या कर देता है, हत्या कर देता है, किसकी, पृथ्वी अ, इसकी, पृथ्वीपति शाह की। ठीक है। और हत्या करता है फिर, ये जो सुलेमान सिको को किसको भेज देता है, सुलेमान सिको को औरंगजेब के पास भेज देता है। और औरंगजेब खुश होता है, और खुश होने के साथ साथ इसको गिफ्ट मिलता है। गिफ्ट में तो मिलेगा ही। क्या गिफ्ट मिलेगा? ठीक है, क्या गिफ्ट मिलेगा? गिफ्ट मिलता है, जो अभी तराई भाबर वाला, ये सॉरी, दून वाला जो क्षेत्र था, वो जीत लिया था, किसके द्वारा, मुगलों के द्वारा। अब ये तराई भाबर, ये जो दून वाला क्षेत्र किसको दे दिया जाएगा वापस, इनको, किसको, मेदनी शाह को दे दिया जाएगा। ठीक है, मेदनी शाह को क्या, ये वाला क्षेत्र क्या है, वापस दे दिया जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखा आपने? उसका पुत्र गद्दी पे बैठता है, ये लिखा आपने। ठीक है, तो ये यहीं तक हो गया। इसके बाद देखो अगला, फतेह पति शाह। फतेह पति शाह। हम्म। फतेह शाह या फतेह पति शाह। ठीक है, लिखो फतेह शाह। फतेह शाह। फतेह शाह। फतेह। इसका कार्यकाल क्या लिखा है, टाइम पीरियड कुछ लिखा है था मैंने? ठीक है, इसका टाइम पीरियड लिख लो। 1684 से लेकर 1716। 1684 से 1716 एडी, ईस्वी, ये इसका शासनकाल था। ये इसको, जो फतेह शाह है, इसको उत्तराखंड का अकबर के रूप में भी जाना जाता है। उत्तराखंड के अकबर के रूप में जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? इसके पीछे रीजन है, क्योंकि इसके दरबार में क्या थे, नवरत्न थे। इसके अलावा इन्होंने, जो सिख, जो राजा थे, या सिख जो उस समय गुरु थे, उनके साथ इन्होंने क्या किया, ठीक है, युद्ध किया। साथ ही साथ में इन्हीं के समय जो गुरु राम राय थे, कौन थे, गुरु राम राम थे, वो उत्तराखंड आए, और इन्होंने उनको जमीन दी। कहाँ? कि मतलब यहीं पर डेरा दिया। ये देहरादून का नाम क्या है, देहरादून। और देहरादून क्यों पड़ा, दून बोले तो घाटी। ठीक है, इसके लिए। दूसरा क्या है, डेरा।
देहरादून, डेरा मतलब होता है कि जब गुरु राम राय के द्वारा जब हिमालय की यात्रा पे आए थे वो, तो उस समय उन्होंने, जो उस समय के शासक थे फतेहपति शाह, इनसे बोला कि भाई मुझे क्या है, कोई जगह चाहिए क्या करने के लिए, रेस्ट करने के लिए। तो बोला ठीक है। तो बोला कि गुरु ने बोला कि मैं यहीं पर डेरा डाल देता हूँ। सुना, डेरा, तो यहाँ पर डेरा डाल देता हूँ। इसी डेरा से क्या हुआ, देहरादून बना। देहरादून, और देहरादून फिर ये अपभ्रंशित होते होते क्या बना, अपभ्रंशित होके क्या बना ये, देहरादून बन गया। अपभ्रंशित होके क्या बन गया, देहरादून बन गया। ठीक है, तो लिख लो। फतेह शाह, फतेह शाह, फतेह शाह, मेदनी शाह की मृत्यु के उपरांत, फतेह शाह, मेदनी शाह की मृत्यु के उपरांत, मृत्यु के उपरांत, फतेह शाह मेदनी शाह की मृत्यु के उपरांत पंवार शासक बना, पंवार शासक बना। ठीक है, तो स्टॉप। अगला पॉइंट, इसके संबंध में जानकारी, इसके संबंध में जानकारी प्राप्त करने के स्रोत, इसके संबंध में जानकारी प्राप्त करने के स्रोत, प्राप्त करने के, अच्छा, ठीक है, इस समय में क्या है, जानकारी के स्रोत। ठीक है, उसके काल में उत्कीर्ण, उसके काल में उत्कीर्ण, उसके काल में उत्कीर्ण अभिलेख, कौमा सिक्के, कौमा सिक्के, कौमा मुस्लिम शासकों के अभिलेख, सिक्के। सिक्के, तथा, तथा दरबारी कवि रामचंद्र कंडियाल, तथा दरबारी कवि, कवि रामचंद्र, रामचंद्र कंडियाल, ये बिंदु नहीं आएगा, रामचंद्र कंडियाल, रामचंद्र कंडियाल, उसके सामने रामचंद्र द्वारा दरबारी कवि रामचंद्र कंडियाल द्वारा रचित, द्वारा रचित, द्वारा रचित फतेह शाह यशो वर्णन काव्य, फतेह शाह यशो वर्णन, यशो वर्णन काव्य। हाँ, नवरत्न थे तो कोई कवि तो होगा ही नहीं, कवि होगा तो फिर कवि क्या है, कुछ ना कुछ लिखेगा ही। वर्णन काव्य है। फुल स्टॉप। अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट, इस बार देखो अगला पॉइंट है, सत्ता प्राप्त करते ही, या सत्ता प्राप्त करते ही, सत्ता प्राप्त करते ही फतेह शाह ने, सत्ता प्राप्त करते ही फतेह शाह ने, फतेह शाह ने सिरमौर पर आक्रमण किया। सिरमौर, सिरमौर पता है ना आपको कहाँ है। ठीक है, ये देख हमारा क्या है ये हमारा उत्तराखंड है, ये उत्तराखंड है, और उत्तराखंड के बगल में क्या है, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश तीन डिस्ट्रिक्ट है, ये कौन है, किन्नौर, ठीक है, शिमला, और यहाँ पर कौन है तीसरा, सिरमौर। सिरमौर बोले तो सिरपुर करके है, लेकिन सिरमौर ही ज्यादा है। तो सिरमौर राज्य है ये, मतलब राज्य था, सिरमौर राज्य था पहले। ठीक है, शिमला अलग राज्य था। इससे पहले पृथ्वीपति शाह ने भी आक्रमण किया था किस पे, सिरमौर पे, या हिमाचल प्रदेश में विस्तार करने का प्रयास किया, ऑब्वियसली करेंगे ना। मैं आपको बताया, जब शासक बनेगा तो वो कोशिश करेगा यहाँ पर विस्तारित करने का, और इस तरफ विस्तारित करने का, ताकि उसकी लेगेसी रहे। हैं, और जब यहाँ पर विस्तारित किया तो यहाँ पर जितने भी हिमाचल प्रदेश के जो राजा थे, हिमाचल प्रदेश के जो राजा थे, वो उन्होंने क्या, एक संगठन बना लिया। और एक संगठन बनाया तो फिर जो इससे पहले पृथ्वीपति शाह जो आक्रमण करने वाला था, उस आक्रमण को क्या कर दिया, रोक दिया। ठीक है, लेकिन अब सिरमौर अकेला था तो सिरमौर पे क्या किया, आक्रमण कर दिया। और सिरमौर आक्रमण कर दिया तो उसके बाद क्या है, सिरमौर, सिरमौर क्या करता है, गुरु गोविंद सिंह से क्या करता है, सहायता मांगता है। सिरमौर किससे सहायता मांगता है, गुरु गोविंद सिंह से।
अब समझ में आया कि फतेह शाह और गुरु गोविंद सिंह की लड़ाई क्यों हो रही है? क्यों हो रही है? क्योंकि सहायता मांगा जा रहा है। किसके द्वारा? सहायता किसके द्वारा मांग रहा है? सिरमौर के द्वारा शासक सहायता मांग रही है। क्योंकि सिरमौर भी, अगर आप हिमाचल प्रदेश देखें तो हिमाचल प्रदेश है पंजाबी राज्य। मतलब ये कह सकते हैं कि भाई पंजाब के अधीन ही था ये। ठीक है, पंजाब के अधीन ही थे, और पंजाब के अधीन आ रहा है तो भाई वो पूरा जो क्षेत्र है, गुरु गोविंद सिंह ये कहते हैं भाई ये पूरा क्षेत्र किसका है? हमारा ही क्षेत्र। और गुरु गोविंद सिंह यहाँ पर क्या करते थे? गुरु गोविंद सिंह यहाँ पर शेर मारने का प्रैक्टिस करते थे। क्या मारने का? शेर मारने का। और जैसे जितने शेर मार रहे हैं, फतेह शाह के दिल की धड़कनें बढ़ रही कि भाई ये शेर क्यों मार रहे हैं? तो गुरु गोविंद सिंह, मेरी मर्जी, मैं शेर मारूं जो मारूं। ठीक है। लेकिन शेर मारने का मतलब ये था कि अपने आसपास के राजाओं को क्या है, क्या सूचित करना कि भाई हम शेर भी मार सकते हैं, तुम थोड़ा सा हमसे बच के रहना। और वो भी शेर मारते देहरादून के जंगलों में आके ठीक है, देहरादून के जंगलों में आके शेर मार रहे हैं, ताकि फतेह शाह बच के रहना, जरा शासक। ठीक है, ये सिंबल होता है। ठीक है। बाहुबली में सुअर मारे गए। क्या मारे गए? सुअर मारे गए। क्योंकि बाहुबली में शेर मारते हुए नहीं दिखा सकते थे। क्यों नहीं दिखा सकते थे? एक तो बड़ी मुश्किल से हमने क्या चलाया? प्रोजेक्ट टाइगर चलाया। क्या चलाया? प्रोजेक्ट टाइगर चलाया 1973 में। और प्रोजेक्ट टाइगर में आप अब क्या मारोगे? शेर मारोगे? ना हाथी मार सकता ना शेर मार सकते, कोई तुक ही नहीं बैठता, तो आपको क्या मारना पड़ेगा? सुअर। तो सुअर को मारने के लिए सरकार ने क्या अधिकृत कर दिया। अभी उत्तराखंड में देखा नहीं आपने, 2-3 साल पहले, कि सुअर को मारा नहीं जा सकता था, और सरकार ने कहा कि सुअर को मार सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, जैसे ही आपने सुअर को मारा, सुअर मारने के बाद आपको कहाँ जमा करना पड़ेगा उसको? तहसील में जमा करना पड़ेगा। ठीक है, ताकि आप ये बता दो कि हमने जो सुअर मारा है वो किसके लिए मारा है? हमने अपने खेतों से संरक्षण के लिए मारा है, खाने के लिए नहीं मारा है। हैं? खाने के लिए मारते ना, इलीगल है वो। अब कौन देख रहा है, कौन पूछ रहा है? काकड़ भी मारते थे पहले। ठीक है, मारते हैं अभी भी, बताना मत है। हाँ। हाँ, ये भी हो सकता है, पुलिस तक बात ना जाए। तो चीजें चलती रहती हैं पहाड़ों में, मतलब पहाड़ों के हर जगह। अब जैसे मान लो काकड़ मारा, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काकड़ मारे हैं। घटनाएं होती रहती हैं। ठीक है, और खा दो फिर पता नहीं चलता है। तो ये चीजें हैं। खैर, क्या लिखा आपने? है। ठीक है, सिरमौर पर आक्रमण किया तथा। ठीक है, सिरमौर पर आक्रमण किया तथा, तथा बाराहगढ़ और कालसी पर अधिकार जमा लिया। बारागढ़, बारह, या बराहगढ़, बराहगढ़ और कालसी। कालसी बोले तो कालकूट, कालसी बोले तो कालकूट पर अधिकार कर लिया। कालकूट मैंने कब बताया था आपको? किस समय बताया था कालकूट? जब नदीम तंत्र पढ़ा रहे थे तब बताया होगा। इसके अलावा जब मैं कुलिंद पढ़ा रहा था। क्या पढ़ा रहा था? कुलिंद पढ़ा रहा था। कुलिंद के समय मैंने आपको बताया था भाई कालसी है। कुलिंदों का जो क्षेत्र है वो कालसी में भी था, कालकूट में भी था। ठीक है। लेकिन कुनि कालसी में किसने अपना शिलालेख स्थापित किया? अशोक ने। तो इसका मतलब जो कुनिंद की जो शाखा थी, प्रारंभिक शाखा, 3 शाखा बताए थे मैं कुनिंद की। पहला, ठीक है, यानी ईसा की दूसरी सदी से पहले। ठीक है, दूसरी दूसरी सदी से लेकर तीसरी सदी ईसा पूर्व, दूसरी सदी ईसा पूर्व से लेकर, ठीक है, तीसरी सदी एडी तक, गुप्तों से पहले, फिर गुप्तों के बाद। और गुप्तों यानी जो दूसरी वाला जो था वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली था। अमोघ भूति के बारे में बताया था मैंने। वहां पर स्वतंत्र राज्य के रूप में था। स्वतंत्र राज्य के रूप में इसलिए होगा क्योंकि केंद्र में किसकी सत्ता होगी? केंद्र में किसी की सत्ता नहीं होगी। केंद्र में किसकी सत्ता होगी यहाँ पर? यहाँ पर कोई संगठित राज्य नहीं होगा। विदेशी शासकों और देसी शासकों का यहाँ पर शासन होगा। आपको पता होगा, देसी शासकों में जैसे शुंग, ठीक है, कौन, ठीक है, चेदी या फिर सातवाहन, आपने पढ़े होंगे ये देसी शासक मौर्योत्तर काल में। मौर्योत्तर काल में विदेशी शासक आपने पढ़े होंगे, इंडो ग्रीक, शक यानी सीथियन, पार्थियन, ठीक है, और कुषाण आपने पढ़े होंगे। कुषाणों का फिर भी अधिकार थोड़ा बहुत कहाँ था? उत्तराखंड वाले क्षेत्र में था। शकों का भी, ठीक है, शकों का जैसे सूर्य मंदिर, कटारमल का सूर्य मंदिर अल्मोड़ा में है, वो शकों से संबंधित है।
जैसे गोविशाण और जो ऋषिकेश वाला जो क्षेत्र है, या काशीपुर ऋषिकेश, यहाँ पर कुषाणों के संबंध में साक्ष्य प्राप्त होते हैं, ये मैंने आपको बता रखा है। ठीक है। और वही जैसे शकों में सबसे प्रतापी, सबसे शक्तिशाली राजा जो था शकों में, कौन था? शकों में आपका रुद्रदामन। ठीक है। शकों में था, हाँ, रुद्रदामन शकों में था। ठीक है। ये और जैसे मिलिंद पन्हो या मिलंदर, मिलिंद, किस में था ये? इंडो ग्रीक में, हिंद यवन में था। ठीक है। तो आप थोड़ा कंपेयर करके इस समय पढ़ते रहो। क्लियर है? अधिकार कर लिया। ठीक है, समझिए। अगला, अगला लिखो, अगला पॉइंट लिखो। फतेह शाह, फतेह शाह, फतेह शाह के समय को, फतेह शाह के समय को गढ़वाल का स्वर्ण काल कहा जाता था। काल के समय को गढ़वाल का स्वर्ण समय कहा जाता था। कुमाऊं में भी चंद्रगुप्त के समय, ओ सॉरी, कुमाऊं में बताया था। ठीक है, हाँ। देवी गुप्त के समय या किसके समय बताया था मैंने स्वर्ण काल आपको? हाँ, देवी चंद के समय। ठीक है, स्वर्ण काल मैंने बताया था। ठीक है, देखो जरा, अगला पॉइंट लिख लो, स्वर्ण काल कहा जाता था। अगला पॉइंट लिखो। फतेह पा फतेह शाह को, फतेह शाह को, अगला पॉइंट, फतेह शाह को गढ़वाल का अकबर भी कहा जाता था। गढ़वाल का अकबर भी कहा जाता था। गढ़वाल का अकबर भी कहा जाता था। क्योंकि, क्योंकि इसके दरबार में, इनके दरबार में नवरत्न निवास करते थे। इनके दरबार में नवरत्न निवास करते थे। नवरत्न निवास करते थे। जिसमें खेतराम, जिसमें खेतराम, खेतराम धसमाना है ना, खेतराम धसमाना, कोमा, खेतराम धसमाना, कोमा, हरिदत्त नौटियाल, हरिदत्त नौटियाल, हरिदत्त नौटियाल, कोमा, हरिदत्त थपड़ियाल, हरिदत्त थपड़ियाल, कीर्तिराम कंठौला, कीर्तिराम, कीर्तिराम कंठौला आदि थे। पूरा लिखने की जरूरत नहीं। कीर्तिराम कंठौला, कंठौला। ठीक है, कंठौला लिख लिया? मैं लिखूं? हाँ, कंठौला लिख दिया। कंठौला प्रमुख थे। ठीक है, अगला। ठीक है, अगला लिखो। टाइटल सुना कंठौला? नहीं सुना है? कोई बात नहीं, मैंने भी नहीं सुना है। अगला लिखो, अगला एक पॉइंट लिख लो और। फतेह शाह ने, फतेह शाह ने गुरु राम राय को, फतेह शाह ने गुरु राम राय को, फतेह शाह ने गुरु राम राय को अपने दरबार में बुलाया, और और देहरादून में गुरुद्वारा बनाने में मदद की, और देहरादून में गुरुद्वारा बनाने में मदद की। ठीक है। एक 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 पॉइंट और लिख लो। दुधौली का युद्ध, दुधौली का युद्ध, दुधौली पूछ देते ना, आजकल युद्ध पूछ ही दे रहे। दुधौली का युद्ध, ये मैंने चंद में बताया था आपको, दुधौली का युद्ध। ठीक है, चंद में बताएगा वो मैंने, कि ज्ञानचंद था उस समय। ठीक है, लिखो दुधौली का युद्ध, 1707 के आसपास बताया होगा मैंने, ज्ञानचंद में, औरंगजेब के बाद वाला। चलो लिख लो फिर।
घर जाके देखना आराम से। वैसे आपको पता होना चाहिए था, रिवीजन करते तो बताते सर नहीं लिखवाया है, या ऐसे ही बोलते सर लिखवाया है, क्या करते, रिवीजन करते तो। और अभी आपको क्या करना पड़ रहा है, ढूंढना पड़ रहा है। हाँ, अभी पेज पलट रहे हो, सर नहीं लिखवाया है, उस जगह पे जाओ ना। तो नहीं लिखवाया तो लिखो अभी। हैं, दुधौली का युद्ध लिखो। दुधौली का युद्ध, दुधौली का युद्ध। पवार वंश, पवार और चंदों के मध्य, पवार और चंदों के मध्य, चंदों के मध्य हुआ, पवारों और चंदों के मध्य हुआ। पवार में फतेहशाही होगा। ठीक है, ये 1707 के आसपास, 1707 के आसपास। जिसमें 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 पवार सेना की पराजय हुई, जिसमें पवार सेना की पराजय हुई। ठीक है, जिसमें किसकी पराजय हुई, पवार सेना की पराजय। इस समय जो शासक था वो ज्ञानचंद था, और ज्ञानचंद ने श्रीनगर को बहुत लूटा। ठीक है, ज्ञानचंद ने श्रीनगर को इस समय बहुत लूटा। ठीक है, अगला लिखो। अगला, फतेह शाह ने, फतेह शाह ने समुद्रगुप्त की भांति, फतेह शाह ने समुद्रगुप्त की भांति मुद्रा लेख लिखवाया, मुद्रा लेख लिखवाया था, मुद्रा लेख लिखवाया था। ठीक है, अगला, एक नोट लिख लो, नोट पे लिख लो। ठीक है, भैगणी का युद्ध, भैगणी का युद्ध, का युद्ध, ये हुआ कौन सा, गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह और किसकी तरफ, फतेह शाह, फतेह शाह के मध्य ये हुआ। इसमें फतेह शाह की क्या हुई, पराजय हुई। और इसका जो उल्लेख है वो उल्लेख मिलता है विचित्र नाटक से। कहाँ, विचित्र नाटक, विचित्र नाटक, इसका उल्लेख कहाँ से मिलता है हमें, विचित्र नाटक। ये विचित्र नाटक किसका था, ठीक है, ये गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु गोविंद सिंह की आत्मकथा थी ये। देखो, भगानी का युद्ध, इसमें यह यह गुरु गोविंद सिंह और फतेह शाह के मध्य हुआ था। ये सिरमौर के राजा के, ये जो सिरमौर के जो उस समय मेदिनी प्रकाश जो राजा थे, उसके उसमें हुआ था। तो क्या लिखा आपने, भगानी का युद्ध गुरु गोविंद सिंह और फतेह शाह के मध्य हुआ था। ठीक है, हाँ, जिसमें फतेह शाह की पराजय हुई। इसका उल्लेख विचित्र नाटक से प्राप्त होता है, जो गुरु गोविंद सिंह की आत्मकथा थी, जो गुरु गोविंद सिंह की आत्मकथा थी, जो गुरु गोविंद सिंह की क्या थी, आत्मकथा थी। क्लियर है। अगला लिख लो। अगला बस ये होगा फतेह शाह के बारे में, यानी अगला क्या लिखा था, प्रदीप शाह। ठीक है, प्रदीप शाह से पहले एक शासक था उपेंद्र शाह। तो लिख लो जरा, अ, इसमें लिख लो, अगला पॉइंट लिखो, या फिर फुल स्टॉप करके सब कुछ, ये फतेह शाह के बारे में जितना लिखना था लिख लिया, और कुछ है नहीं बाकी। हम सिलेबस के हिसाब से जो यहाँ इंपॉर्टेंट वही है। नवरत्न किसके दरबार में बैठते हैं, किस क्या थे, नवरत्न 9 के 9 आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको अकबर के नवरत्न याद नहीं हो रहे, ठीक है, हैं, अकबर के नवरत्न याद नहीं हो रहे, शिवाजी के अष्ट प्रधान याद नहीं हो रहे, कृष्ण देव राय के भी, ठीक है, अष्ट प्रधान थे उसके, वो भी याद नहीं हो रहे। तो कहाँ गढ़वाल में फतेह शाह के करोगे। तो दो तीन मतीराम, ठीक है, ये सब आप क्या करोगे, दो तीन जो है, थपड़ियाल और कंठौला, ये याद रख लेना बस। ठीक है, जब लिखने का होगा थोड़ा सा भाई, जैसे ये थे। ठीक है, तब अब अगला लिखो, अगला लिख लो, नोट पे लिख लो, नोट 1 में।
फतेह शाह के पश्चात, फतेह शाह के पश्चात उपेंद्र शाह पंवार वंश का राजा बना। उपेंद्र शाह पंवार वंश का राजा बना। उपेंद्र शाह पंवार वंश का राजा बना। वह बड़ा न्यायी, वह बड़ा न्यायी, धर्मात्मा, न्यायी धर्मात्मा तथा विद्वानों का आश्रयदाता था, तथा विद्वानों का आश्रयदाता था। ठीक है, तथा विद्वानों का आश्रयदाता था। अब जो अच्छा आदमी होता है, भगवान उसको क्या करता है, ज्यादा देर रखता है फिर धरती पर? नहीं। भगवान बोलता है चलो आओ, तुम्हारी जरूरत कहाँ है। हायरिंग करते ना। जो अच्छा, अच्छा योग्य प्रशासक होता है, या अच्छा नहीं एम्प्लॉय होता है, तो उसे जो मैनेजमेंट होता है या क्या क्या करते हैं, उसको उसको फेंकने की कोशिश करते हैं, अपने पास रखते हैं, मतलब आओ मेरे कैबिन में बगल में बैठो, यही काम करना है, प्रमोशन कर देते हैं। तो भगवान भी क्या करते हैं, भगवान फटाफट बुला लेते हैं। तो यही लगभग 9 महीने 1 साल के अंदर उसकी क्या हो, मृत्यु होगी। और जब उसकी मृत्यु हुई तो दीपावली का दिन था उस समय। तो उससे कई कई पूछता है कि भाई दीपावली के दिन किसकी मृत्यु हुई थी, या किस शासक, ऐसा पूछता है। दीपावली के दिन क्या हुई, इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो लिख लो जरा, क्या लिखा आपने, आश्रयदाता था। ठीक है, उपेंद्र शाह ने लगभग, उपेंद्र शाह ने लगभग, उपेंद्र शाह ने लगभग 1 वर्ष, 1 वर्ष, लगभग 1 वर्ष का शासन किया। ये पहले भी लिखवा रखा था नोट, लिखवाया था, नहीं याद है? आएगा याद अभी। स्टार्टिंग में देखो, पेज पलटो, स्टार्टिंग में जब परमार वर्ष लिखा रहा था मैं। ठीक है, तो सबसे कम तीसरा चौथा पॉइंट होगा, है, मिल गया। इसने लगभग 1 वर्ष का, 1 वर्ष का शासन किया। जो परमार वंश में सबसे कम था, जो परिवार वंश में सबसे कम का कार्यकाल था। इसकी मृत्यु दीपावली के दिन हुई थी। इसकी मृत्यु दीपावली के दिन हुई थी। इसकी मृत्यु दीपावली के दिन हुई थी। ठीक है। अब अब इसके बाद कौन, उपेंद्र शाह बैठता है। उपेंद्र शाह के बाद फिर दलीप शाह बैठता है। कौन बैठता है, दलीप शाह। दलीप शाह के बाद कौन बैठता है, प्रदीप शाह। तो अब हेडिंग लिख लो, प्रदीप शाह, प्रदीप शाह। ठीक है, जैसे ही इसकी मृत्यु हो जाती है, किसकी, अ, उपेंद्र शाह की। उपेंद्र शाह की मृत्यु होने के बाद उसका जो भाई था, दलीप शाह का पुत्र, या दलीप शाह के पुत्र को, मतलब दलीप शाह बैठता है, या फिर दलीप शाह के जो अल्पवयस्क पुत्र होता है, उसको बना दिया जाता है। 5 5 वर्ष का होता है, लेकिन प्रशासन सत्ता कौन संभालता है, आपका दलीप शाह ही संभालता है। ठीक है, तो प्रदीप शाह अपना हेडिंग लिखा, 1717 से लेकर 1772 तक, 1717 से लेकर 1772 तक, 72। देख रहे हो कितना लंबा समय है। ठीक है, 1717 में लगभग लगभग मुगल का, मुगल में स्थायित्व आ गया था, सेकंड स्थायित्व। ठीक है, फर्रुख शियार का समय था 1717 के आसपास का। ठीक है, और इसमें लगभग 1772 तक यहाँ मुगल भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की लगभग लगभग क्या हो गई थी, स्थापना हो गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की लगभग लगभग मतलब राजकाज पे स्थापित हो चुके थे वो। ठीक है, कब, 1757, प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 57 में। प्लासी के युद्ध के बाद फिर कौन, किसका युद्ध, बक्सर का 64। और फिर और इन्होंने बंगाल वाले क्षेत्र में 65 से, इलाहाबाद की संधि के बाद से यहाँ पर क्या करना शुरू कर देता, राज्य स्थापित करना शुरू कर देता। केंद्र में कोई महत्वपूर्ण सरकार नहीं थी, महत्वपूर्ण सत्ता नहीं थी। इस समय अगर होगा तो रोहिलों का ही क्या होगा, आक्रमण होगा। और रोहिलों का आक्रमण बेसिकली किस क्षेत्र में होगा, कुमाऊं वाले क्षेत्र में ज्यादा होगा। इस क्षेत्र में ज्यादा हस्तक्षेप नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि जो केंद्र है वो अपने ही लफड़ों में उलझे हुए हैं। केंद्र क्या है, अपने ही लफड़ों में उलझे हैं। उनको कोई योग्य शासक मिल ही नहीं रहा। उनको क्या, कोई योग्य शासक मिल नहीं रहा है। तो फिर होना क्या है, फिर इसी समय क्या है, जो छोटे छोटे राज्य थे पूरे भारत में ही,
अन्य राज्य जैसे हैदराबाद हुआ, बंगाल हुआ, है, राजपूताना हुआ, या फिर अन्य निजाम हुए, या हैदराबाद वही निजाम, या लखनऊ हुआ, अवध हुआ। ये जो छोटे छोटे राज्य है, ये राज्य थे, नवाब थे, इन लोगों ने अपने आप को क्या कर दिया, स्वतंत्र कर दिया। पूर्णतः स्वतंत्र नहीं किया। अभी भी क्या है कि दिल्ली के जो भी बादशाह बैठता था, या फिर नया यहाँ पर बादशाह आएगा, तो दिल्ली पे क्या करेगा, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत गिफ्ट देगा अपनी मर्जी से। लो बादशाह, हम तुम्हारे लिए 4 घोड़े लाए हैं। बादशाह बोला 4 घोड़े कम है, बोला ले जाओ वापस, नहीं नहीं रख लो रख लो। समझ रहे हो मतलब कि इसके साथ ही साथ जो मुगल थे, क्या थे, मुगल थे, उनको कंट्रोल कौन कर रहा था, मुगलों को कंट्रोल कौन कर रहा था, मराठे। पहले तो किंग मेकर के रूप में भूमिका कोई और निभा रहा था, फिर बाद में कौन निभाने लगे, मराठे निभाने लगे, फिर मराठों के बाद फिर अंग्रेज निभाने लगे। तो यानी ये कब तक, 1858 तक, 1857 तक लगभग, कि ये किसी न किसी के अधीन ही रहे। कब से, 1717, 1707 के बाद। औरंगजेब की मृत्यु कब होती है, 1707। और फिर 1707 से लेकर 1700, 1857 तक, 1850, जब तक रिवोल्ट नहीं होता है तब तक क्या है, लगभग कितने साल, 200 साल, 100 साल, 150 साल के आसपास मान लो। ठीक है, तो ये मतलब 150 के आसपास ही मान लो, 150 ही हुए। तो ये किसके अधीन रहेंगे, ये मुगलों ये मतलब कि किसी न किसी के अधीन ही रहेंगे, और अति विलासितापूर्ण शासन करेंगे। ठीक है, तो लिखो, पॉइंट लिखो अगला। ठीक है, प्रदीप शाह ना, प्रदीप शाह, प्रदीप शाह राजगद्दी पर बैठते समय, प्रदीप शाह की राजगद्दी पर बैठते समय, प्रदीप शाह की राजगद्दी पर बैठते समय उसकी आयु, इसकी आयु मात्र 5 वर्ष थी, मात्र 5 वर्ष थी। ठीक है, 5 वर्ष थी, फुल स्टॉप। इस काल में, इस काल में राज दरबार, इस काल में राज दरबार गुटबाजी का, गुटबाजी का केंद्र बन गया। गुटबाजी बनेगा ही। राजा, जब राजा को चम्मच पकड़ना नहीं आ रहा है, राजा को जब ठीक से चल भी नहीं पा रहा है, तो क्या बनेगा, गुटबाजी का एक होगा काम। ठीक है, फुल स्टॉप। गुटबाजी का केंद्र बन गया राजपूत, राजपूत कौमा खसिया कौमा, राजपूत कौमा खसिया। खसिया मतलब, अब तो आज की डेट में खसिया एक प्रकार की गाली हो गई है। अब गाली हो गई है, लेकिन प्राचीन काल में या मध्यकाल में जो खस थे वो एक प्रकार के राजपूत थे। ठीक, खस मतलब मैंने आपको बताया, जो यहाँ पर क्या है, रह रहे थे, पहले से रह रहे थे, जो बाद में आए थे, लेकिन ये जो आर्य थे उनसे पहले भी यहाँ पर क्या है, निवास करते थे। उनकी एक अहम भूमिकाएं थी, लेकिन धीरे धीरे सत्ता से क्या है, एनिलेशन, अलग होने से क्या है, ये अलग, मतलब जाति ही अलग कर दिया गया। और इन खसिया, जो ये खस है, इनमें भी हिंदू धर्म की तरह या फिर आर्यों की तरह ये विभाजन होने लग गया। क्या होने लग गया, विभाजन होने लग गया, ये भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, हाँ, वैश्य और शूद्र में ये अलग से विभाजित हो गए। तो जैसे आज बात करते हैं, ये ब्राह्मण कैसे है, ये ये खस ब्राह्मण है, या खस राजपूत है। ऐसे करके, तो ये ऐसे करके विभाजित होने लग गया। तो ये वर्ण व्यवस्था, ये समाज की स्थिति आज भी लगभग हमारे समाज में या उत्तराखंड में ये विद्यमान है। लेकिन फिर भी कुछ हद तक ये बहुत अब मतलब कम हो रहा है। क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इजिली डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते ना कि कौन किस जाति का है। लेकिन गांव में तो अम्बेडकर ने कहा था कि गांव जो है वो शोषण के क्या है, केंद्र है। और गांधी ने कहा कि गांव ही क्या है, डेवलपमेंट का केंद्र है। अम्बेडकर ने कहा गांव हटाओ, शहर बसाओ। गांधी ने कहा शहर हटाओ, क्या बसाओ, गांव, गांव बसाओ। बोला कि भारत की जनसंख्या कितनी है, भारत की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, और आवश्यकता है भारत को, मतलब बड़े बड़े उद्योग स्थापित ना करके, शहरों को स्थापित ना करके, गांव को क्या बनाए, आत्मनिर्भर बनाए। उन्होंने अपने हिंद स्वराज में, बाद में हरिजन में, बहुत सारे पुस्तकों में कहा कि भाई हिंदी ओ गांव को क्या सक्षम करना चाहिए। और जब गांव सक्षम होगा तो अल्टीमेटली क्या सक्षम होगा, शहर सक्षम होगा। और इसी विचारधारा को
एपीजे अब्दुल कलाम ने पूरा, सुना है आपने, पूरा ये विचार दिया था किसने? एपीजे अब्दुल कलाम ने। एपीजे अब्दुल कलाम लगभग 2004 के आसपास, ठीक है, 2004 के आसपास इन्होंने, उस समय राष्ट्रपति थे नहीं पहले, हाँ उसी समय 2004 के आसपास इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था पूरा का, प्रोवाइडिंग अर्बन, PURA, प्रोवाइडिंग अर्बन एम्यूनिटीज, ठीक, इन रूरल एरिया। ठीक है, मतलब कि जो 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 मतलब कि कह सकते हैं शहरी जो सुविधाएं हैं उनको कहाँ पहुँचाओ? रूरल एरिया में। जैसे कि आप हॉस्पिटल है, जैसे मैंने आपको बताया था कि उत्तराखंड में क्या है, उत्तराखंड में जो सर हाई कोर्ट क्या कह रहा है, हाई कोर्ट ने कहा कि हमारे लिए एक हॉस्पिटल की सुविधा नहीं है, कहाँ? नैनीताल में, तो हमें कहाँ शिफ्ट कर दिया जाए? हल्द्वानी शिफ्ट कर दिया जाए। आवश्यकता ये थी ना कि नैनीताल क्या है, पहाड़ी इलाका है, और पहाड़ी इलाके में क्या बनाना चाहिए? एक हॉस्पिटल बना दो। तो चलो तुम्हारे बहाने से ही एक हॉस्पिटल आएगा तो क्या होगा, उन लोगों को डोली में उठा के या गाड़ी में उठा के हल्द्वानी तो नहीं आना पड़ेगा। और जब एक आदमी, पहाड़ का आदमी कहाँ आ रहा है? हल्द्वानी आ रहा है अपने मेडिकल के लिए, देहरादून आ रहा है, हल्द्वानी आ रहा है, देहरादून आ रहा है, तो आप ये सोचो ना कि पहले तो आने का खर्च कितना है, और जब आ गया है तो वहाँ रहने का खर्च कितना है? आने का खर्च है, रहने का खर्च है, खाने पीने का खर्च है, तो आदमी तो ऐसे ही कंगाल हो जाएगा। और पहाड़ों में है ही क्या सोर्स ऑफ इनकम? मैंने आपको रुद्रप्रयाग की बताई थी, ठीक है, कहाँ? हरिद्वार की जो रेवेन्यू है वो लगभग 3,90,000 के आसपास बताई थी मैंने, और रुद्रप्रयाग की 92-95 हज़ार। तो डिफरेंस है सोर्स ऑफ इनकम में। वो सोर्स ऑफ इनकम पहाड़ी क्षेत्रों के लिए ठीक है, रुद्रप्रयाग के लिए ठीक है। क्यों है रुद्रप्रयाग के लिए? क्योंकि वहां पर वो कृषि, कृषि के साथ साथ क्या है, वो जो राजस्व है, घर का खाना आ जाता है, घर की सब्जी आती है, घर का दूध आ जाता है, तो कंपनसेट हो जाता है, फिर खर्च और अधिक खर्च नहीं है। ठीक है, जो शहरों में जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो ज्यादा है। आप है, आप, हाँ, रूम का किराया बोला कितना ज्यादा है गाँव में? अच्छा रूम खाली है, बोला हाँ खाली, कितने रुपए का? बोला 1,000 रुपये का दे दे, 500 रुपये का दे दे, होता है ना, 1,000 रुपये का दे दे, 500 रुपये का, चलो ले लो। शहरों में महंगा है, तो उस हिसाब से 5, 6, 7 हज़ार से नीचे तो बात ही नहीं है, बात ही नहीं है। तो फिर क्या होना है? तो मतलब समझ रहे हो? तो वो है, डिफरेंस है। लेकिन वही अगर हम सारी सुख सुविधाएं अगर प्रोवाइड कर दें तो कितना फायदा है? ठीक है, एक सर्वे आया था IMF का, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी आउटलुक करके, उसमें कहा, वर्ल्ड बैंक का, IMF का था शायद, 2016 का है, उसमें ये कहा गया था कि अगर हम विश्व की जो 20% अमीर लोग हैं उनकी आय में, उनकी आय में अगर 1% का इजाफा कर देते हैं, कितने परसेंट का? 1% का इजाफा कर देते हैं, तो हमारी जो GDP में है 0.08% की कमी हो जाएगी। कम, कम परसेंट नहीं, परसेंट मतलब, परसेंट नहीं, आंकड़े, अंक, अंकों की कमी हो जाएगी, या फिर मानकों की या आधारों की कमी हो जाएगी। ठीक है, यानी अगर हम क्या करेंगे, विश्व के 20% लोगों का, मैं आय में, विश्व के 20% लोगों के आय में कितना परसेंट इजाफा कर देंगे? हम लगभग 1% का इजाफा करते हैं, तो हमारी जो GDP है, GDP कितनी हो जाएगी? GDP 7.92 की हो जाएगी GDP, यानी कम हो रही है। क्या हो रही? कम हो रही। वैसे ही कहा कि अगर हम क्या करेंगे, हम विश्व के, मतलब विश्व नहीं, भारत के, बोला हम भारत के 20% जो लोग हैं, कितने परसेंट लोग हैं? 20% बॉटम लोग हैं, निम्न तबके के लोग हैं, अगर उनकी आय में 1% का इजाफा कर देते हैं, कितना परसेंट? 1% का, तो जो GDP है, GDP कितना बढ़ जाएगी? जैसे मान लो GDP कितनी है, यहाँ पर 8% है GDP, तो 8% से कितना हो गया? 7.92% हो गया। और यहीं पर GDP अगर 8% है तो कितना बढ़ जाएगा? ये 0.38% का क्या हो जाता है? वृद्धि हो जाती है, यानी GDP कितना है? 8.38% हो जाएगी। समझ रहे हो? यानी अमीरों की आय में हम इजाफा करते हैं, GDP क्या कहाँ जाएगी? डाउन जाएगी। अगर गरीबों की आय में इजाफा करते हैं तो GDP कहाँ जाएगी? अप हो जाएगी। समझ रहे हो? तो इसका मतलब क्या, अब आवश्यकता थी कि सरकार, ये टॉपिक मैं आपको हवा में नहीं बता रहा हूँ, फालतू में नहीं बता रहा हूँ। क्यों होगा? कल को इकोनॉमी पढ़ाऊंगा मैं। किसकी इकोनॉमी? उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड की इकोनॉमी वाला जो सेक्शन है, ठीक है, उसमें आप इन टॉपिकों को क्या है,
आप जब सम्मिलित करोगे यानी भारत की इकोनॉमी से आपको मैच करके उत्तराखंड की इकोनॉमी क्या है, पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, समझिए। तो ये है। अगला लिखो। क्या लिखा था आपने, कहाँ तक लिखा था? हाँ, ठीक है। राजपूत, खसिया। ठीक है, राजपूत खसिया। पंच भैया, पंच भैया कटौच। पंच भैया कटौच। पंच भैया कटौच। कटौच गुटों का, गुटों का प्रभाव था। गुटों का प्रभाव था। गुटों का प्रभाव था, फुल स्टॉप। 1729 30 में, 1729 30 में, 1729 30 में प्रदीप शाह ने, प्रदीप शाह ने, प्रदीप शाह ने सत्ता अपने हाथ में ले ली। सत्ता अपने हाथ में ले ली, जैसे अकबर ने ली थी ना। अकबर की स्टार्टिंग में अकबर जो था, कह सकते हैं कि स्टार्टिंग में बैरन खां के नेतृत्व में था। बैरन खां के बाद फिर 1560 से लेकर 64 तक वो पेटीकोट शासन के अधीन था। पेटीकोट शासन जो महाअंगा, यही था ना, पेटीकोट शासन कहा जाता है, महाअंगा के नेतृत्व में था। तो उसके बाद फिर जब इसी समय वो जजिया वजिया ये सब खत्म करता है। 60 तक था, 64 तक था? 60 तक था, शायद 60 तक था। ठीक है, 62 64 में जजिया, तीर्थयात्रा, शुक्र, मैसूल, ये सब क्या करता है, हटाता है। और इनको ध्यान रखना, ये क्रम पूछा जाता है एग्जाम में कि भाई कैसे कैसे जजिया हटाया, तीर्थयात्रा मैसूल हटाता है, हैं? ये वाला देख लेना, ये इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, आपने देख लिया। ठीक है, अगला लिखो, अगला पॉइंट को, अगला पॉइंट लिखो। प्रदीप शाह, प्रदीप शाह जब, जब अपनी माता के संरक्षण में था, प्रदीप शाह जब अपनी माता के संरक्षण में था, उस समय, उस समय चंद राजा देवीचंद ने, उस समय चंद राजा देवीचंद ने गढ़वाल पर आक्रमण किया। ठीक है, क्या है, देवीचंद ने आक्रमण किया। अंतः अतः चंद सेना विजय रही। ठीक है, चंद सेना विजय रही। ठीक है, ये जो पहला पहला जो युद्ध था, ठीक है, वो पहला युद्ध था। जैसे आपने बदानगढ़, लोहाबगढ़, बदानगढ़, ये कौन सा वाला क्षेत्र है, ये बागेश्वर और चमोली से लगा हुआ क्षेत्र है। और दूसरा लोहागढ़, गैरसैंण सुना आपने? गैरसैंण जो है लोहा पट्टी में आती है, लोहागढ़। तो ये भी आपका किससे लगा है, कुमाऊं से लगा हुआ है। तो यहाँ पर एक जगह पड़ती है रणचूला कोट, रणचूला कोट। ये इसके बीच में, दोनों सेनाओं के बीच में लड़ाई हुई, और अंततः कौन जीतता है, चंद सेना जीत जाती है। इसके बाद दोबारा क्या है, चंद सेना को पीछे धकेल दिया जाता है बाद में, दूसरे युद्ध में। चंद सेना को क्या है, पीछे धकेल दिया जाता है पवार सेना के द्वारा। और अंततः जो गनाई का जो युद्ध है, कैसा, गनाई, गनाई कहाँ पड़ता है आपका, गनाई पड़ता है आपका अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा के एक जगह है, तहसील है, ब्लॉक है, चकुटिया, सुना है? चकुटिया, जहाँ का, जहाँ की राजूला मालुशाही, बैराटगढ़। ठीक है, चकोटिया, वहीं पर एक जगह पड़ती है गनाई, पुराना नाम है गनाई उसका। तो गनाई के जो युद्ध में, उसमें क्या है, चंद्र सेना हारती है, और चंद्र सेना हारने के बाद कौन जीतता है, पवार सेना, इसमें क्या है, जीत जाती है। ठीक है, तो ये लिखने की जरूरत है, समझ जाओ बस। ठीक है, अगला लिखो। ठीक है, अगला लिखो। प्रदीप शाह ने, प्रदीप शाह ने, या प्रदीप शाह, ऐसे लिखो, प्रदीप शाह का बख्शी, बख्शी यानी सेनापति, बख्शी ब्रैकेट में सेनापति, विद्याधर डोभाल था, विद्याधर डोभाल था।
विद्याधर डोभाल था। ठीक है, अगला लिखो एक पॉइंट और। 1743-44 में, 1743-44 में चंद राज्य पर रोहिलों द्वारा आक्रमण करके उसे लूटा। चंद राज्य पर रोहिलों ने आक्रमण कर उसे लूटा तथा रोहिलों ने, ये रोहिले थे सहारनपुर वाले। ठीक, कहाँ के थे? सहारनपुर वाले रोहिले। सहारनपुर पास में है ना। जिसका जो सरदार था नजीब खां था। कौन था सरदार था? और इन्होंने कहा देहरादून पे, दून पे ही आक्रमण करेंगे। देहरादून पे क्या कब्जा कर लिया था, आक्रमण कर लिया था। ठीक है, और लगभग 1770 तक इनका जो अधिकार है वो रहा कहाँ, दून वाले क्षेत्र में। ठीक है, तो क्या लिखा आपने? अरे पवारी लिखा रहे थे हम, चंद थोड़ी लिखा रहे थे। चंद लिखो। क्या लिखा था, फिर से स्टेटमेंट फिर से बता देता हूँ मैं। ये ठीक है, यहाँ सही है ये। पवार राज्य लिखो ना। पवार राज्य पे क्या है, आक्रमण कर दिया था। ठीक है, क्लियर है। अब अगला लिखो। अब इसी के समय प्रदीप शाह ने मेरे को आपको बताया था कि प्रदीप शाह ने क्या, चंद राज्यों से भी संबंध था इनका, प्रदीप शाह का। ठीक है, तो अब एक और अगला पॉइंट लिखो इसमें, एक और अगला पॉइंट लिख लो। ये विद्याधर डोभाल वाला लिख दिया ना आपने? ठीक है, एक नोट पे लिख लो। प्रदीप शाह की संरक्षिका, प्रदीप शाह की संरक्षिका, प्रदीप शाह की संरक्षिका कनक देई, कनक देई इनकी माता थी। कनक देई, कनक देई, कनक देई एवं इसके पिता दलीप शाह था। एवं इसके पिता दलीप शाह था। ठीक है, इसको यहीं पर आज यहीं खत्म करते हैं। कल हम ललित शाह और प्रद्युम्न शाह देखेंगे, और उसके बाद फिर कल प्रशासन ही देख लेंगे इसका। किसका? नहीं, प्रशासन से पहले टिहरी रियासत देखेंगे बस। टिहरी रियासत देखेंगे, फिर गढ़वाल का पूरा प्रशासन ही एक साथ क्या है हम देख लेंगे। ठीक है। ठीक है, फिर चलो कल करते हैं फिर। ठीक है, थैंक यू। कल नहीं मतलब आने वाले समय में जब भी क्लास होगी आपकी, मंडे ट्यूसडे ना। ठीक है, ओके, थैंक यू।